नमस्कार। एक जिंदा लोकशाही में, एक जीवंत लोकतंत्र में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में मीडिया की भूमिका क्या होती है? हमारी निगाहों में मीडिया की भूमिका ये है कि सबसे पहले सही जानकारी, सटीक जानकारी पाठक या दर्शक तक पहुंचाए और ये तय करे कि इस खबर को कितनी अहमियत देनी है। दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि उसका जो विश्लेषण होता है उस पर अगर आप एडिटोरियल लिखना चाहें, संपादकीय लिखना चाहें, कोई पोजीशन लेना चाहें, उसके लिए कॉलम बने होते हैं। ये हमारे हिसाब से मीडिया की जिम्मेदारी बनती है एक लोकतंत्र में, ताकि लोकतंत्र के जो पांव हैं वो और मजबूती से जम सकें हमारे जहन में, हमारे पूरे इलाके में। कुछ साल पहले अमेरिका में एक किताब छपी थी, उसका नाम था डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज़। डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज़ यानी ये तय करना कि खबर क्या है घटनाओं पर नहीं है, ये उन लोगों पर है जिनका काम खबरें देना है। वो तय करेंगे कि खबर क्या है। उसमें ये बताया गया कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो वो सबसे बड़ी खबर बनती है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। उसके बाद असैसिनेशन, किसी वीआईपी या पॉलिटिकल फिगर या सेलिब्रिटी की हत्या हो जाए, असैसिनेशन, जैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई या जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई, तो वो दूसरे नंबर की बड़ी खबर बनता है। उसके बाद सेक्स स्कैंडल, वो तीसरे नंबर की बड़ी खबर बनते हैं। चौथे नंबर की बड़ी खबर स्कैम बनती है। इस तरह से धीरे धीरे आप सिनेमा तक आते हैं, फिर बाकी और चीज़ों तक आते हैं। डिसाइडिंग व्हाट्स न्यूज़। अब इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जो लोग फैसला करते हैं कि खबर क्या हो, उनका विवेक क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनका ज़मीर क्या कहता है, वो कितने ईमानदार हैं। ये लंबी चौड़ी भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि दैनिक जागरण नाम के अखबार ने उत्तर प्रदेश के पहले दौर के चुनाव पर हुए एग्जिट पोल को छाप दिया, जो कानूनन अलाउ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है कानूनन। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है आप एग्जिट पोल नहीं छाप सकते हैं। उन्होंने उसको शाया किया, अपनी वेबसाइट पे डाला, 1 घंटा रखा, उसके बाद वापस ले लिया। तब तक कितने स्क्रीनशॉट्स लिए जा चुके होंगे, कहाँ कहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए वो पहुँच चुका होगा, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। ये गुनाह तो है, लेकिन कितना बड़ा गुनाह है। ये लोकतंत्र के खिलाफ गुनाह है, ये संविधान के खिलाफ गुनाह है। और जितने भी लोग निष्ठा रखते हैं वोट की प्रक्रिया में, जो वोट डालने जाते हैं, जो एटीएम की लाइनों में भी खड़े रहे लेकिन वोट डालने गए हैं इस दफ़े, उनके साथ कितना बड़ा गुनाह है ये। देखिए, वैसे तो अपराध तो है, कानून बना हुआ है और कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अगर कोई अखबार या कोई मीडिया हाउस ऐसा पोल चलाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या आप इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक सीरियस ऑफेंस बन जाता है। ये अलग बात है कि पुलिस की कार्रवाई किसके खिलाफ कैसे होनी चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गंभीरता या संजीदगी की बात अगर हम करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा काम जागरण को नहीं करना चाहिए था। मैंने नियत शब्द का इस्तेमाल किया था कुछ देर पहले। जिन लोगों ने फैसला लिया उनकी नियत पर शक करना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एक संपादक को गिरफ्तार कर लेना ये सही नहीं है। इसके पीछे के जो असली लोग हैं, चाहे वो मालिकान हों, और मालिकों के पीछे के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हों, साफ देखा जा सकता है कि किसको इससे फ़ायदा हो रहा है इस एग्जिट पोल के शाया होने से। तो ये जो पूरी मिली भगत है जिसमें संपादक सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको गिरफ्तार कर लेना, क्या ये उचित है? संपादक के अलावा, एडिटर के अलावा और किस को गिरफ्तार करना चाहिए? आमतौर पे ऐसी खबरें जो होती हैं ये स्पॉन्सर्ड खबरें होती हैं। तो स्पॉन्सरशिप किसने की, किसके हाथ जो है ये सर्वे कमीशन किया गया, सर्वे को कराया किसने और छापने का आदेश किसने दिया, इस तमाम प्रक्रिया में संपादक का किरदार मुझे लगता है कि सबसे छोटा था। और अगर पुलिस और इलेक्शन कमीशन पर्दे के पीछे जो किरदार अपना निभा रहे हैं, इनका अगर पर्दाफाश नहीं होता तो मुझे लगता है कि सिर्फ संपादक के खिलाफ कार्रवाई करना ये उचित नहीं होगा। हकीकत, सच्चाई को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी अभी शुरू हुई है, अभी लंबी चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने द वायर की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, उसकी कॉग्निजेंस करते हुए
एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो दे दिए हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कुछ लोगों के यहाँ पर रेड्स भी हुई हैं, एक संपादक गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी ये कहानी और चलेगी और लोगों की गिरफ्तारी ज़रूरी है ताकि लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बना रहे, संविधान में बना रहे, साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहे कि कोई भी छोटा मोटा अखबार का मालिक, क्योंकि उसके पास कुछ 100 करोड़ रुपए हैं और क्योंकि उसकी दरबार में पैठ है, पकड़ है, पहुंच है, वो कुछ भी अनाप शनाप छाप दे। दरअसल हमारी दिक्कत ये है कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं या अफसर हैं, उन पर हम जितना खर्च करते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके काबिल नहीं है, उसके मुकाबले नहीं, सही नहीं उतरती है। हम अपने सेवकों पर, प्रधानमंत्री ने कहा था वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, तो बाकी लोग भी सेवक हुए। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। हम अपने सेवकों पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उनके रख रखाव के लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए, उन पर कुल खर्चे के लिए। सरकारी ख़जाना जिसमें गरीब से गरीब आदमी का टैक्स भी जाता है, गरीब से गरीब आदमी वो नमक तो ख़रीदता है, उसमें भी सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज होता है। सरकारी ख़जाना हम इन लोगों के हवाले करते हैं, लेकिन इनको जो हम स्थान देते हैं श्रद्धा का, उस पर मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि इनसे काम करवाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये हमारे लिए बने हैं, हम इनके लिए नहीं बने हैं। शशिकला ताज़ा उदाहरण है तमिलनाडु में। अब शशिकला के मुख्यमंत्री बनने का औचित्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। वो क्यों मुख्यमंत्री बने? क्योंकि वो हाउसकीपर थी जयललिता की, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल शशिकला जेल गई हैं और मैंने कुछ सीनियर एंकर्स को एक जाने माने टीवी चैनल पर खिलखिलाते हुए देखा था, सुना था कि मामला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, हा 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 हा, तमिलनाडु में देखना बहुत मज़े की बात रहेगी। क्या ये मज़े की बात है? क्या इस पे हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए? इस पे हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या ये खिलखिलाकर हंसने की बात है? मुझे लगता है कि जब 21 साल के बाद एक ऐसे संजीदा जो है मामले में, करप्शन के मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है। इसमें हंसना मजाक तो दूर, एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, क्योंकि 21 इयर्स लगे क्यों? इस दौरान जो है न जाने कितने लीडर्स ने कितने पैसे बनाए होंगे और इन पे सही वक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ढील कहाँ हुआ, कोर्ट कचहरी ने इस डिले को कंडोन क्यों नहीं किया? इन पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय ये कि हम इसको एक मनोरंजन की तरह देख के और इस पे हंसें। इसकी अहमियत ये भी है कि जयललिता भी करप्शन के ऑफेंस में गिल्टी हैं, हालांकि उनके ना रहने की वजह से वो अबेट हो गया उनके खिलाफ, तो ये तो सीरियस इम्प्लीकेशन है। और दूसरा ये कि जयललिता के आसपास जो लोग थे वो भी इस मामले में शरीक थे, और शशिकला के लिए निजी तौर पे इसका ये है अहमियत कि वो अभी जो चीफ मिनिस्टर बनने का दावा कर रही थी वो अब हो नहीं सकता है, और वो जेल टर्म फेस कर रही हैं और 10 साल तक वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। हमारी मौजूदा लोकसभा में 34% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। इससे पहले वाली लोकसभा में जो 2009 में बनी थी, 30% सांसद ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस थे। उससे पहले वाली लोकसभा जो 2004 में गठित हुई थी, उसमें सिर्फ 24% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, उन पर केसेस थे। सिर्फ इसलिए कहना पड़ रहा है कि 24 से लेकर 34 तक का सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र नहीं कहा जा सकता। 10 साल में ही 10% ऐसे सांसद और हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। सवाल ये उठता है हमारा सीधा साधा, हमारी जेलों में जितने भी वीआईपी कैदी हैं, क्या वो वाकई कैदियों का जीवन व्यतीत करते हैं? और हमारी जेलों में कितने वीआईपी कैदी हैं? चौटाला साहब जेल गए, लोगों को अच्छा लगा, उनके बेटे जेल गए, अच्छा लगा। सुरेश कलमाडी जेल गए, लोगों को अच्छा लगा। अमर सिंह जेल गए, लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सुखराम, पंडित सुखराम जेल गए, बहुत अच्छा लगा। एक हरियाणा के डीजी पुलिस थे राठौर, वो जेल गए, लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस वक्त तो अच्छा लगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा स्टॉक है ऐसे लोगों का जिनका जेल जाना बनता है, वो भी वीआईपी सेल्स में रहना नहीं, कि बहुत सा काम बाकी है। अभी भी कई चीज़ें हो जाती हैं और वो निकल जाते हैं, लेकिन अब निकलना इतना आसान नहीं है, और इसके कई कारण हैं। इसका एक तो एक्सपोजर लेवल ज़्यादा है, अब मीडिया कई प्रकार के हो गई है और लोग भी सतर्क हैं, और क्रूसेडिंग इंडिविजुअल्स भी बहुत हो गए हैं, तो अभी पहले जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाते हैं। हमारे लोकतंत्र का जो स्वरूप बन गया है, जो शक्ल उसने अख्तियार कर ली है,
मिलन वैष्णव की एक किताब में एक जिक्र है कि जिस भी प्रत्याशी, जिस भी कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हों या चार्जेस हों, किसी साफ़ सुथरे कैंडिडेट के मुकाबले क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के 18% ज़्यादा चांसेस हैं। ये अपने आप में एक वक्तव्य है, टिप्पणी है, कमेंट है जो हमने लोकतंत्र की शक्ल बनाई है। इसमें कसूर पॉलिटिकल पार्टियों का तो है ही, क्योंकि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। परिवारवाद है, सब कुछ है, लेकिन हमारी भी गलती ये है कि हम इनको माई बाप मान बैठते हैं। एक अच्छे सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि इनको माई बाप नहीं, इन्हें नौकर माना जाए, सेवक माना जाए, कोई प्रधान सेवक या कोई मुख्य सेवक या सेवक, सिर्फ सेवक माना जाए। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, जैसे इमरजेंसी के ज़माने में संजय गांधी थे, आज के दौर में RSS है, इनको लोकतंत्र से दूर रखा जाए। नमस्कार।